आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पर अभी नहीं, सुबह निकलूंगा। अभी बस बैग भर लेता हूँ, कहीं ये ना हो कि सुबह पैकिंग के चक्कर में बस छूट गई। लेकिन आज तो हमारी शादी है ना, और आप कल सुबह चले जाएंगे। घबराओ मत, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, बाकी सब यहीं पर है, टेंशन मत लो। वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। एक बात और, कल सुबह लता भाभी तुम्हें कुछ बताएंगी, वो ध्यान से सुनना। बस 7-8 दिन की बात है, तुम 7-8 दिन संभाल लेना, उसके बाद मैं देख लूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। 7-8 दिन मुझे क्या संभालना होगा? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है हमारे देश में? औरतों और बच्चियों पर एक के बाद एक अत्याचार सामने आ रहे हैं। कौन कर रहा है ये सब और क्यों कर रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी अभी जो आपने देखा वो एक वाहियात प्रथा का नतीजा था, या ये सिर्फ एक बहाना है प्रथा के आड़ में औरतों पर जुल्म करने का? नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव, क्राइम ब्रांच। थैंक यू। 2 साल पहले जब मैं देवगढ़ में पोस्टेड था, तब देवगढ़ से 90 किलोमीटर दूर मोंड गांव में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत इस वारदात से 3 महीने पहले हुई थी। आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पर अभी नहीं, सुबह निकलूंगा। अभी बस बैग भर लेता हूँ, कहीं ये ना हो कि सुबह पैकिंग के चक्कर में बस छूट गई। लेकिन आज तो हमारी शादी है ना, और आप कल सुबह चले जाएंगे। घबराओ मत, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, बाकी सब यहीं पर है, टेंशन मत लो। वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। एक बात और, कल सुबह लता भाभी तुम्हें कुछ बताएंगी, वो ध्यान से सुनना। बस 7-8 दिन की बात है, तुम 7-8 दिन संभाल लेना, उसके बाद मैं देख लूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। 7-8 दिन मुझे क्या संभालना होगा? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। चलो अब तुम सो जाओ, मैं यही बाहर हूं। अरे लेकिन इकडे बघ, आंखें सूजी हुई है। लगता है नरेंद्र बाबू ने रात भर सोने नहीं दिया।
वो तो सुबह सुबह पूना चले गए। ओह, इसलिए रात भर सोने नहीं दिया। अरे तू टेंशन मत ले, आ जाएंगे वो। अभी पूना में उनका ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है ना, अगर नहीं जाते तो काम का नुकसान होता। वही नहीं, हाँ, वो कुछ कह रहे थे कि 7-8 दिन मुझे संभालना होगा। 7-8 दिन मुझे क्या संभालना होगा? अरे कुछ नहीं है, मैं तुझे समझा दूंगी। 7-8 दिन काय करायचे ते, नको काळजी करू। अच्छा, तो फिर मैं आपको वो स्पेशल वाली प्लेस पढ़ाऊंगी। जयश्री कहाँ गई थी? वो मैं बाजार गई थी बहनी। सुन, तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है? हाँ, अरे मैंने पूछा तेरा महीना कब से शुरू हो रहा है? 1-2 दिन हुआ है, 2-3 दिन और बाकी है। मीना, तिला समजावून सांग। हो वहिनी। चल गा। वहिनी, वहिनी, ये क्या बोल रही थी समझाने के लिए? काही नहीं, अगली बार जब तेरा महीना आएगा ना तो 16-17 दिन पहले मुझे बता देना, मैं तुझे सब समझा दूंगी। लेकिन जयश्री, तूने लता वर्णी को कहा था कि तेरा महीना शुरू होने में 16-17 दिन बाकी हैं। हाँ, तो आज से 6-7 दिन तुझे रोज़ नए कपड़े पहनने होंगे और नए गहने भी। कोई त्योहार है क्या? नहीं, कोई त्योहार तो नहीं, बस इस घर की प्रथा है। अगले 7-8 दिन संभाल लेना। आज से तेरा पहला दिन है, तो बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, ये मेरी चॉइस की साड़ी है। वहिनी, लेकिन आज क्या है? हम बताएंगे आज क्या है। आओ आओ, बैठो यहाँ पे। अब हम तुम्हें हमारे परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अब ये प्रथा निभानी है। हमारे परिवार में आप लोग का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो आप लोग। आपको क्या लगता है मैं कोई अनपढ़ गवार हूं जो आपकी ये घटिया सी प्रथा मानूंगी? कभी नहीं। बाहर में जाए आप लोग और बाहर में जाए आपकी प्रथा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। जल्दी समझाओ तिला। उनको तो मैं औकात दिखा के रहूंगी। क्या बात है, तू अचानक कैसे आई? अरे शादी को 10 दिन नहीं हुए और तू मायके चली आई, और वो भी अकेले। बोलना पड़ा, कहाँ से? हाँ, ये लो ताई, अच्छा है। नहीं चाहिए। ताई, ऐसा गुस्सा करने से क्या होगा? अब आप बोलोगी नहीं, हमें कुछ बताओगी नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ, अचानक आने की क्या वजह है? मैं यहाँ ये सोच के आई कि ये भी मेरा घर है, लेकिन तुम लोगों को अगर मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। नहीं ताई, अरे ताई! काय झालं हिला? प्रथा वथा तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हारे बिना उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। क्यों बात को बढ़ा रही है? और क्या जरूरत थी ऐसे घर छोड़ के आने की? हैं? बोला था ना मैंने, मैं हूँ तेरे साथ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब तू एक काम कर, कल के कल घर वापस जा, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? और जल्दी आऊंगा मैं। चल अभी फोन रखता हूँ।
मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी। हर महीने वो 7 से 8 दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी। ये क्या बोल रही है तू? अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं वापस अपने माँ के घर चली जाती हूँ। जयश्री रुको। माँ के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बहन पूरा महीना यहाँ पे रहेगी। चलो रूपाली। ये लता, हाँ क्यों बोली तो? अगर हाँ नहीं बोलती तो वो दरवाजे से लौट जाती, आणि तुम्ही काळजी नका करू, आपली प्रथा तिला मानावीच लागेल। कौन सी थी ये प्रथा? या प्रथा की आड़ में कोई ढोंग, कोई पाखंड चल रहा था जिसे मानने से जयश्री ने इनकार कर दिया था। काफी कुछ बाकी रह गया था इस केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब लोकल पुलिस को एक लड़की की जली हुई लाश की खबर मिली। उधर है सर, लाश उधर है। अभी वो पीछे हटिए, पीछे हो जाइए सब लोग। चला आगे, चला। सब बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, ये भी पता चल पाना मुश्किल है कि आदमी है या औरत। जिस तरह जला है उससे लगता है कि जलाने के लिए पेट्रोल या केरोसिन यूज किया है। कंफर्म नहीं, पर साड़ी सा टुकड़ा वाटतो है जो पूरी तरह जलने से बच गया है। एक काम करो, ये टुकड़ा और डेड बॉडी फॉरेंसिक भेज दो, और आसपास के गांव में पता करो कोई लापता है क्या। सर खुले में जला है, इसका मतलब इसकी बू 1-8 किलोमीटर तो दूर फैली होगी। तुम लोगों ने किसी को देखा है क्या? हाँ नहीं। गायतोंडे सर, आजूबाजूला कोणाचं घर आहे का बघा। हो सर। सर आपका अंदाजा सही निकला। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो बॉडी किसी औरत की थी जिसकी उम्र करीब 20 से 23 साल होगी और हाइट करीब 5 फुट 3 इंच। उस पर पेट्रोल डाल के उसे जलाया गया, और वहाँ बॉडी के बाद जो कपड़ा मिला था वो किसी साड़ी का टुकड़ा था। मीडिया ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया और ये केस बहुत बड़ा हो गया। फाइनली ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इस केस का चार्ज मुझे मिला और मैं आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर वहां पहुंच गया। हाँ भाई को बोला, वो पहुंच लो, मैं जस्ट पहुंच लो। अरे चाय के लिए रुका था तब ले ली मैंने गोली बीपी की। अब तुमने पुलिस वाले से शादी की है तो भूख तो। चलो चलो मीडिया वाले सामने रखता हूँ। सर ये केस अब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस केस में जल्द कोई निकाल आएगा, या फिर जो पहले की तरह होता आया है वही चलता रहेगा? पहले क्या होता आया है, विक्टिम्स को न्याय हमेशा मिलता है, इस केस में भी मिलेगा। हेलो, राजेश यादव, यशवंत सुए। यस सर, आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? सर कुछ तो बताइए सर। एक्सक्यूज मी। लड़की की मौत पेट्रोल डाल के जिंदा जलाने से हुई है, पर स्पॉट पर न कोई पेट्रोल का कैन मिला है ना बोतल। हमने गांव में भी पूछताछ की पर कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है। लाश मिलने के 4 दिन पहले एक रूपाली नाम की लड़की अपने 22 साल के बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने हमारे बिट चौकी आई थी। सर मुझे मेरी ताई की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। पर रूपाली से पहले जयश्री के ससुराल वाले उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर चुके थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मेरी ताई के ससुराल वाले। सर मुझे पूरा यकीन है, हो ना हो इन्होंने मेरी ताई के साथ कुछ तो गलत किया है। मुझे यकीन है उन्होंने मेरी ताई को गायब किया है। सर 2 दिन पहले मैं इनके घर गई थी, इन्होंने कहा कि ताई पुणे में है जीजा जी के साथ। मैं 2 दिन से फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और अब पता चल रहा है कि ताई पुणे में है ही नहीं। इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट में यही सब लिखा है? झूठी रिपोर्ट लिखवाई इन्होंने। मतलब? सर 2 दिन पहले मुझे ताई का फोन आया था, ताई बहुत रो रही थी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना? आप ये सुनिए। नरेंद्र के भाई ने मेरे साथ रेप किया। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। एक बात बताओ, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नरेंद्र के भाइयों का रिएक्शन क्या था? यही कि वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लाश का डीएनए रूपाली और उसकी मां की डीएनए से मैच होता है, मतलब लाश तो 100% जयश्री की है। यस सर, रूपाली के बयान और रिकॉर्डिंग के बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जयश्री ने कहा कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र का एक नहीं 3 भाई है, और तीनों रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन गए थे। साठे जब उनके घर पूछताछ के लिए गया तो उसे पता चला कि नरेंद्र और विलास मिलिंद और मकरंद के सौतेले भाई है। नरेंद्र को छोड़ के वो तीनों ही घर पर थे। देखिए साहब, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमें लगा जयश्री नरेंद्र के पास पूना गई है,
पर जब नरेंद्र से बात हुई तो पता चला कि वो वहां भी नहीं है। जितना ढूंढना था हमने ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिली। तो फिर हमने बीट चौकी में कंप्लेंट लिखाई। अब आप एक बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे और 100 बार पूछोगे तो भी यही बताएंगे। जयश्री ने रूपाली को फोन पे बोला था कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया है, और नरेंद्र के भाई तो तुम तीनों। इस बारे में क्या कहोगे? यही साहब कि वो दोनों बहनें एक नंबर की झूठी है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है वो। 4 दिन पहले जयश्री ने अपनी बहन को यह बताया कि नरेंद्र के भाई ने उसका रेप किया, और जिस वक्त रेप हुआ उस वक्त इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन घर ही थी। अच्छा, डीएनए रिपोर्ट से यह तो साबित होता है कि यह लाश जयश्री की है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जयश्री का रेप जिसने किया उसी ने उसको किडनैप करके उसका मर्डर किया, या रेप करने वाला कोई और है और मर्डर करने वाला कोई और। एक काम करो सुबह, ये चेक करो कि जिस रात जयश्री को जलाया गया उस रात इन तीनों भाइयों की मोबाइल लोकेशन क्या थी। जी। तब तक हम इस केस को शुरू से शुरू करते हैं। रूपाली, मैं जानता हूं तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे और तुम्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सब शुरू से मालूम होना चाहिए। आज से 3 महीने पहले ताई की शादी हुई थी नरेंद्र जीजा जी के साथ। उसके कुछ दिन बाद ससुराल से ताई अचानक से घर वापस आ गई, और फिर जब वापस गई मुझे अपने साथ ले गई। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी। हर महीने वो 7 से 8 दिन मेरी बहन रूपाली मेरे साथ यहाँ रहेगी। फिर ताई हर महीने 8-10 दिन के लिए मुझे अपने पास रखती थी ससुराल में। इस महीने में नहीं जा पाई। जिस दिन रात को ताई का फोन आया कि नरेंद्र जीजा के भाई ने उनके साथ रेप किया, उसके बाद से ताई का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक बात बताओ रूपाली, तुम्हारी बहन हर महीने 8-10 दिन के लिए तुम्हें अपने ससुराल बुला लेती थी, तुम वहां रहती थी, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैंने ताई को पूछा भी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, उन 8 दिनों में तुम्हें वहां किसी के बर्ताव में कुछ भी अजीब लगा, कोई अजीब हरकत? नहीं सर। उनकी तरफ से दहेज की कोई डिमांड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर रूपाली, ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं सर, सब बता दिया मैंने आपको। तुम 4 भाई हो ना? चौथा कहाँ है? विलास? सर वो शहर गया है हमारी धंधे के काम से। 8-10 दिन में आ जाएगा वो। 8-10 दिन? वो ये जानता नहीं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो गांव छोड़कर जा नहीं सकता? हाँ? फोन लगा उसे। हेलो, स्पीकर पे। कहीं घर में तो छुपा नहीं है? देखो जरा। साहब नहीं है वो यहाँ पर। देखने में क्या हर्ज है? पैसे थोड़ी लगते हैं। साठे गाय तोड़े चेक करा। तुम लोग जानते हो ना, जयश्री के फोन कॉल के बेसिस पर उसकी बहन ने तुम लोगों पर रेप का इल्जाम लगाया है। रेप अक्यूज्ड होने का मतलब जानते हो तुम? साहब वो दोनों बहनें बहुत लालची है, और रूपाली है ना हमसे और पैसे निकालना चाहती है, और कुछ नहीं। और पैसे मतलब ये सर, वो माँ की बीमारी का बोल के हमसे पहले से 5 लाख रुपया ले चुकी है। अब पैसे की लत लग गई। आपको मुझ पर यकीन नहीं होता ना? नरेंद्र से पूछ लीजिए आप। हाँ साहब, हम पहले उसे 5 लाख रुपए दे चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि ये नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन कर सकता है? हाँ? सर, विलास अंदर नहीं है। सर, विलास आत्महत्या नहीं है। हो गई तसल्ली? अब आप लोग जा सकते हैं। हम कब आए और कब जाए हम तय करेंगे, तुम नहीं, समझे ना? साहब मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना है आपको। अकेले में क्यों? जो बोलना इधर बोलना। आवाज नीचे,
वरना अगली बार तेरी आवाज निकलेगी नहीं, समझा? बोलो नरेंद्र, क्या बोलना है? यही साहब कि मेरे भाई निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको यही मालूम करना है कि ये सब किसने किया है, तो जाके उस प्रोफेसर से पूछिए ना। प्रोफेसर कौन? जिसे जयश्री का चक्कर चल रहा था, उसका पुराना आशिक। तुम ये सब कैसे जानते हो? जयश्री ने खुद मुझे बताया था शादी से पहले कि उसका कॉलेज में किसी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा था। और चक्कर क्या साहब, सब कुछ चल रहा था। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर सुशील नायक के साथ मेरा अफेयर था। हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, केवल फेरे बचे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। नया रिश्ता शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए आपको नहीं। लेकिन सर, ये मामला दहेज का नहीं बल्कि उल्टा है। मतलब? सर मतलब ये है कि ये पैसे जयश्री की फैमिली ने नहीं बल्कि नरेंद्र की फैमिली ने जयश्री की माँ के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, वो भी शादी से 15 दिन पहले। ये 5 लाख की बात इन्होंने हमें बताई तो थी, लेकिन साठे सोचने की बात यह है कि शादी से 15 दिन पहले इतनी बड़ी रकम क्यों ट्रांसफर हुई? चलो भले ही माँ की बीमारी का कारण हो, और सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने ऐसे घर में रिश्ता जोड़ा ही क्यों जहां इतने पैसे देने पड़े? इन्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। सर एक बात और, इस विलास के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फोन उसके घर में ही स्विच ऑफ हुआ था। शहर जाने वाला आदमी घर में फोन स्विच ऑफ करके शहर जाता है? नहीं, लेकिन सबसे पहले ये 5 लाख के सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जब तुम्हें दहेज के बारे में पूछा था, तब तुमने ये क्यों नहीं बताया कि नरेंद्र की फैमिली ने तुम लोगों को 5 लाख रुपए दिए थे? सर हमारी मजबूरी थी, आई बहुत बीमार रहती थी, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी जो हमारे पास थे नहीं। नरेंद्र जीजा जी की फैमिली ने कहा कि वो ताई को खरीदना चाहते हैं उनसे शादी के लिए। 8 लाख देने की बात हुई थी, 5 लाख रुपए दिए, कहा बाकी 3 लाख रुपए बाद में देंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ताई की शादी करवा दी। अच्छा, ये प्रोफेसर सुशील नाइक, इसका और जयश्री का क्या कनेक्शन है? है नहीं सर, था। मेरी ताई उनसे बहुत प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर प्रोफेसर सर ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। ताई दुखी रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। भाई ने सोचा कि अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेंगे। ये प्रोफेसर कहाँ रहता है जानती हो? सर मुझे लगता है इस केस में 5 लाख रुपए बहुत अहमियत रखती है, और यही कारण जयश्री की मौत का भी हो सकता है। ये मत भूलना छोड़े कि जयश्री ने अपनी मौत से पहले अपनी बहन को जो आखिरी फोन किया, उसमें उसने कहा था कि नरेंद्र के किसी भाई ने उस पर रेप किया है। लेकिन सर, तीनों भाइयों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है, और जयश्री की जली हुई बॉडी घर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली। इसके अलावा रेप प्रूव करने के लिए हमारे पास उस फोन रिकॉर्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि वो आवाज़ जयश्री की है, किसी और की भी हो सकती है। उस साला विलास फरार है, लगता है रेप करके डर के मारे भाग चुका है। उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो, कभी ना कभी तो ऑन करेगा। प्रोफेसर सुशील नाइक, मैं ही हूं, क्या हुआ? जयश्री शिंदे आपकी स्टूडेंट, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी। सर क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं प्लीज? सर ऐसा कुछ अफेयर वगैरह नहीं था। हाँ, मैं और जयश्री रिलेशनशिप में थे, पर वो रिलेशनशिप जयश्री की शादी से पहले ही खत्म हो गया था। किसने खत्म किया? वो सर मैंने। क्यों? क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों फुला रखा? मुझे आपसे शादी करनी है। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखिए, आप जैसे कहेंगे, जहाँ रखेंगे
मैं खुशी खुशी वहां रह लूं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अपनी मर्जी से आई थी, और अगर ऐसा है ना तो आज अभी सब खत्म कर दो। और फिर उसके बाद मैं जयश्री से नहीं मिला। बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई है। देखिए प्रोफेसर साहब, जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता आप गांव छोड़कर जा नहीं सकते। ठीक है सर। थैंक यू। सुड़े, इस प्रोफेसर के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा। पता तो चले पिछले 6 महीने में इसने जयश्री को कांटेक्ट करने की कोशिश की है या उससे मिला है। अगर ये उससे मिला होगा तो हो सकता है मर्डर में इसका हाथ हो। नहीं, ऐसा कह तो नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है, इस विलास के गायब होने का इस केस से जरूर कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों भाइयों से प्यार मोहब्बत से पूछताछ अब बहुत हो गई। इनको पुलिस स्टेशन पे बुलाओ, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। तुम लोगों से मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, विलास कहाँ है? किती वेळा सांगितलं, काम के सिलसिले में शहर गया है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम कहां खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। अब अगर आवाज ऊंची की ना तो ऐसा मारूंगा कि कान बंद हो जाएगा। और तुम लोग अगली बार जब बुलाया जाए तो विलास को साथ लेके आना। वो इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है और तुम दोनों भी सस्पेक्ट हो, क्योंकि जयश्री ने अपनी कॉल में किसी का भी नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पति के भाई ने उस पर रेप किया। सुड़े, जरा यांची उजळणी करून द्या। सुना वो रिकॉर्डिंग वापस इनको। ऐक रे, ऐक। नरेंद्र के भाई ने मेरे साथ रेप किया। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रेप 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 कान पक चुके हैं अभी। इसे रेप नहीं कहते, हमारी ये प्रथा है। प्रथा है आमची प्रथा। प्रथा? हो साहब, वंश को बढ़ाने की प्रथा है ये। अब हम तुम्हें हमारे परिवार की प्रथा के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें अब ये प्रथा निभानी है। विलास और नरेंद्र हमारे सौतेले भाई हैं। उनकी माँ हमारे बराबर की नहीं थी, तो हमारे खानदान का वारिस बेटा उनका खून नहीं हो सकता। मीना और लता दोनों को लड़कियां हुई हैं। हम तुमसे लड़के की उम्मीद रखते हैं, उस लड़के की जो हम में से ही किसी का हो। और उसके बाद तुम और नरेंद्र जो चाहे पैदा कर सकते हो। आप लोग का दिमाग खराब हो गया है। भाड़ में जाए आप लोग और भाड़ में जाए प्रथा। जयश्री इस प्रथा के बारे में पहले से जानती थी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसके पति से पूछ लो। हाँ साहब, मैंने खुद उसको बताया था इस बारे में। फिर कळलं का साहेब, आप ये जो रेप कह रहे हैं वो रेप हो ही नहीं सकता। कानून की नजर में रेप ही है, आणि आता तर तुम्ही स्वतःच कबूल केलेत ते। मान्य, हमने रेप किया है, पर आप लोगों के पास सबूत क्या है? लड़की मर चुकी है सर। आप ये साबित कैसे करोगे इस रिकॉर्डिंग से? देखिए साहब, कानून तो हम भी जानते हैं। अब आपको कुछ और पूछना है या हम जाएं? सर, मिलिंद जिस तरह चिल्ला रहा था उससे तो लगता है कि इन तीनों ने ही जयश्री के साथ कुछ किया है। वो साला इतना चिल्ला पाया क्योंकि उसे पता है कि हम रेप प्रूव नहीं कर सकते। सर 2-3 तास आतमध्ये घेऊन तोडूया त्यांना, सगळं खरं बोलतील। लेकिन कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? नहीं नहीं नहीं, हमें रेप केस पर नहीं, हमें मर्डर केस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जयश्री को जिंदा जलाया गया है और जिस हालत में उसकी बॉडी मिली, 2 बूंद पेट्रोल से तो काम हुआ नहीं होगा। ये पता करना पड़ेगा कि इतना सारा पेट्रोल आया कहां से। सठ, एक काम करो, इन चारों भाइयों की फोटोग्राफ्स आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पर दिखाओ। इन्हीं में से कोई एक पेट्रोल लेकर आया है। हो सर। देखिए वकील साहब, हमारी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके पहले कि वो हमें अरेस्ट करें, आप कोर्ट से हमारा एंटीसिपेटरी बेल करवा दो। नॉट पॉसिबल मिस्टर मकरंद।